हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा आप लोग कह रहे थे कि सर वोकैबलरी तो आपने पूरा का पूरा करा दिया है एसपी बख्शी से, लेकिन अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराओ। तो मैं लेकर आया हूँ सिनोनिम्स का पार्ट 1 और ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और ये डायरेक्टली है किरण पब्लिकेशन से। किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उससे मैं डायरेक्टली इसको लिया हूँ। अब अगर आप नए हैं तो आप कोशिश ये करो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। आपको इतने सारे वोकैब देखने को मिलेंगे कि किसी भी चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कंप्लीट है, कोई भी चीज़ कंप्लीट है। ठीक है, अभी ग्रामर भी स्टार्ट किया हूँ तो ग्रामर भी धीरे धीरे करा ही दे रहा हूँ। अब ज़रा बात करते हैं कि अगर आप नहीं जानते त्रिगीतम फोरम क्लब है क्या और त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल जो ये टेलीग्राम पे ग्रुप है, मतलब टेलीग्राम पर अगर सिर्फ आप सर्च करते हो त्रिगीतम तो 2 ग्रुप मिलते हैं आपको, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब। दोनों पर डेली बेसिस पर क्विजेस होते हैं और क्विजेस को आप लोग वहां पर लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि अगर ये सारे वीडियोस देखने के बाद और फिर अगर साथ में करना चाहो तो भी सही। अगर आप प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो और सीखना चाहते हो एक स्पीड तरीके से कि स्पीडली अगर किसी चीज़ को सीखना चाहो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना और व्हाट्सअप करने के बाद आप मुझे बताना कि आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हो। फिर मैं आपको प्रोसीजर सेंड करूंगा कैसे ज्वाइन करना है और इसके अंदर मैं टास्क देता हूं आपको और उसी टास्क में से ऑनलाइन टेस्ट भी लेता हूं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, अब ज़रा बात करते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन से। ज़रा देख लेते हैं सिनोनिम के, सबके सिनोनिम बताने हैं। ठीक है, एक एक करके आप लोग बताना। पहले आप लोग पॉज करना वीडियो को, फिर सोचना, फिर बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये है आपका ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का क्या मतलब होता है और इन चारों में से कौन सा इसका ऑप्शन है, आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो। अब ज़रा बात करते हैं, देखो एक एक करके। फर्स्ट है डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग का मतलब होता क्या है, पहले तो जान लो कि ऑब्नॉक्सियस का क्या मतलब होता है। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है अप्रिय। अप्रिय या फिर घृणित कह सकते हो, घृणित है ना, कोई घृणा वाला काम। डिप्रेसिंग का मतलब क्या होता है, तो डिप्रेसिंग का मतलब होता है आपका निराशाजनक, है ना, डिप्रेस कर देने वाली चीज़ें। ये है आपका डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है आपका घिनौना। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है, अहंकारी होता है, हर किसी को पता है ना। और ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। एरोगेंट हर किसी को आना चाहिए कि इसका मतलब होता है क्या है। तो क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब अहंकारी होता है या फिर घमंडी होता है। नेक्स्ट आपका फिल्दी। फिल्दी का मतलब होता है घिनौना या फिर गंदा। अब ज़रा एक बात बताओ, अब आप कैसे अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन आ गया है आपके एग्जाम में, कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा फोकस आपको ये करना है कि कैसे क्वेश्चन, कैसे ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करें। ठीक, और एलिमिनेट करने के बाद जो भी ऑप्शन बच जाता है उसके बीच जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि आखिर उन दोनों में से 2 ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट करने ही करने हैं। किसी भी हालत में बच जाएंगे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में क्या करना है, अगर आपको लग रहा होगा कि इन दोनों ऑप्शन में कौन सा हो सकता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको विचार करना होगा, ध्यान से समझना होगा। अगर क्वेश्चन टफ दिया है तो ठीक है, कई बार ये ऐसा होता है कि एक ही बार देखते ही साथ आपको लग जाता है कि नहीं, इस दिए हुए वर्ड का सिनोनिम जो होगा ये फलाने नंबर का ऑप्शन होगा, तो आप डायरेक्टली कर पाते हो। और इस सीरीज़ में मैं जितना भी सिनोनिम को बताऊंगा आप देखना, आप इस चीज़ को देखना कि अगर 20 वीडियो 30 वीडियो करके अगर आप देख लेते हो ना तो आपके अंदर इतना सारा इंट्यूशन क्रिएट हो जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, और इसका मेरा पर्पस है कि भर भर के नॉलेज देना। ऐसा नहीं आप लोग सोचोगे यार इतनी लंबी वीडियो में 10 ही क्वेश्चन बताया। भाई 10 क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन के भी 4-4 ऑप्शन है। अगर आप गिनोगे तो वैसे भी आपके 50 यहाँ पर वर्ड सीखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा वर्ड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इससे रिलेटेड वो भी मैं बीच बीच में बताऊंगा। तो 60-70 वर्ड्स आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नॉलेज गेन करने के लिए इस वीडियोस को देखने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर देखते जाना है और उसके आगे पीछे की बातें समझनी नहीं है, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है उस चीज़ को आप नहीं समझते, किस तरीके से आप एग्ज़ाम जो है आपका टेस्ट कर रहा होता है, आप उन चीज़ों को नहीं समझोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा वीडियो देखने का, है ना। आंसर बताना रहे तो मैं 5 मिनट में 10 का आंसर बता दूं और मैं चलता फिरूं, है ना। तो ऐसा तो करना नहीं है, आपको डिप नॉलेज लेने हैं। ठीक, और किस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन को, ये भी आप सीखोगे। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन पे। ऑब्नॉक्सियस का मतलब मैं बताया कि इसका मतलब होता है अप्रिय या फिर घृणित, है ना, घिनौना वाला काम। ये है डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग का मतलब होता है निराशाजनक। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है घिनौना। और एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है और फिल्दी का मतलब गंदा होता है या फिर घिनौना होता है। अब जरा देखो कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब मैं बताया घिनौना।
अब डिप्रेसिंग तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है निराशाजनक। ठीक, नेक्स्ट आपका एरोगेंट, जिसका मतलब घमंडी होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होना है। अब बात रह जाती है डिसगस्टिंग के बीच और फिल्दी के बीच। तो ज़रा देख लो कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तो ये भी है घिनौना, ये भी है किसी हद तक घिनौना, और ऑब्नॉक्सियस भी है किसी हद तक घिनौना, लेकिन होगा कौन? तो इसका ऑप्शन जो होगा ये होगा आपका सेकेंड नंबर, डिस्गस्टिंग का मतलब होता है घिनौना। तो आप पूछोगे कि सर फिल्दी क्यों नहीं हुआ, तो मैं बता दूं, इसका मतलब घिनौना होता है किस सेंस में? गंदगी के सेंस में। किस सेंस में? गंदगी के सेंस में। और इसको यूज करते हैं हम लोग, जैसे फिल्दी लैंग्वेज कह सकते हैं, फिल्दी प्लेस कह सकते हैं, फिल्दी रूम बोल सकते हैं, फिल्दी किचन बोल सकते हैं। तो प्लेस के सेंस में बोलते हैं, और कोई अगर गंदी गंदी बातें निकालता हो अपने जुबान से तो कह सकते हो कि इसका लैंग्वेज जो है वो फिल्दी लैंग्वेज है ना। तो इस सेंस में आप, गंदगी के सेंस में आप यूज कर सकते हो फिल्दी। लेकिन ऑब्नॉक्सियस और डिसगस्टिंग जो होता है, इसका मतलब होता है हाईली ऑफेंसिव। तो ऑफेंसिव का मतलब होता है किसी को ठेस पहुंचाने वाला, अगर कोई घृणित काम करे तो उस ठेस पहुंचाने वाले घृणित काम के लिए यूज होता है ऑब्नॉक्सियस और डिसगस्टिंग। बात समझ में आई? क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क नहीं है? जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल ले सकता हूँ ऑब्नॉक्सियस और डिसगस्टिंग के लिए। ये तो मैं बता दिया कि फिल्दी घिनौना के सेंस में आता है, किसी रूम का बहुत ज़्यादा गंदा होना, किसी किचन का होना, किसी के लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा गंदगी हो, तो उस सेंस में हम लोग फिल्दी को यूज़ करेंगे, फिल्दी लैंग्वेज, फिल्दी प्लेस, ऐसे करके। ठीक, लेकिन डिसगस्टिंग और ऑब्नॉक्सियस उस सेंस में यूज करते हैं जब किसी को कुछ ठेस पहुंचाने वाला काम कर दे, तो कहते हैं उसको ऑब्नॉक्सियस डिसगस्टिंग। मतलब किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को नाराज़ करने के सेंस में अगर यूज़ करते हैं किसी काम को, तो उसको कहते हैं ऑब्नॉक्सियस काम, डिसगस्टिंग काम। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं बोल करके बताता हूँ ना, लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा। जैसे कहेंगे कि ही सेड सम रियली ऑब्नॉक्सियस, लिख ही देता हूँ, देख लो। ही सेड सम रियली ऑब्नॉक्सियस और फिर डिसगस्टिंग थिंग्स अबाउट हीज एक्स गर्लफ्रेंड एट द पार्टी। तो उसने क्या किया? ऑब्नॉक्सियस चीज़ को कहा और डिसगस्टिंग चीज़ को कहा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में। कहाँ पे? पार्टी में। तो क्या इसका मतलब हुआ कि वो घिनौना बातें कह गया। घिनौना बातें कहने का मतलब है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ठेस पहुंचाने के लिए कह रहा है ना। तो इस सेंस में, ठेस पहुंचाने के सेंस में, दुख पहुंचाने के सेंस में ऑब्नॉक्सियस और डिसगस्टिंग का यूज होता है, जिसका मतलब होता है अप्रिय, घृणित कह सकते हो, और फिर घिनौना कह सकते हो। समझ गए बातों को? अब जरा बात करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन क्या था ऑब्नॉक्सियस का? डिसगस्टिंग, ना कि फिल्दी। ठीक है, अब जरा बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आपका कोवेनेंट का मतलब होता है क्या? तो कोवेनेंट का मतलब होता है आपका समझौता। अच्छा, इसका कुछ सिनोनिम मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो ऑब्नॉक्सियस का होता है वो क्या होता है, देख लो। एक तो डिसगस्टिंग, एक खुद हो गया आपका, और क्या हो सकता है इसका? एबोरेंट। बहुत बारी मैं बताया हूँ, किसके, कौन से सीरीज में, जब मैं सिनोनिम को बताया था, किसमें? एसपी बक्सी वाले सीरीज में। तो ये एबोरेंट हो गया, एबोमिनेबल हो गया, एबोमिनेबल ये भी है ना। ए से भी बहुत सारा वर्ड्स हैं इसके। हाँ, जैसे आप कह सकते हो अपॉलिंग, है ना। अपॉलिंग मतलब भी होता है घृणित। तो ये तीनों वर्ड को आप याद रख सकते हो ऑब्नॉक्सियस के साथ, डिसगस्टिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका सेकंड नंबर, देख लो, आप लोग अटेम्प्ट करो इसको। कोवेनेंट का क्या मतलब होता है? कोवेनेंट का मतलब होता है, सबसे पहली बात कि इसका मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होता है समझौता। फिर आप कह सकते हो कि किसी को लिखित रूप से किसी को वचन देते हो आप, है ना, समझौता करते हो, उस पर हस्ताक्षर करते हो, तो क्या कहते हो कि वो एक समझौता है, और फिर समझौता करना है। तो कोवेनेंट जो है आपका, ये आपका समझौता और फिर समझौता करना होता है लिखित रूप से। केस का मतलब क्या होता है? तो केस का मतलब होता है मुकदमा, और फिर छोटे डिब्बिया को भी बोलते हैं केस, है ना। छोटे छोटे डब्बे जो बक्से बने होते हैं उसको भी केस कहा जाता है। तो केस तो ये तो होगा नहीं, है ना, मुकदमा के सेंस में। कूपन का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब भी होता है आपका रसीद, जो आप लोग रसीद प्राप्त करते हो, कहीं कोई चीज़ पे करते हो, उसका कूपन प्राप्त करते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं कूपन। तो ये भी तो नहीं होगा।
नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट और है सेटलमेंट। तो कोवेनेंट का मतलब बताया समझौता। आप देखोगे कि सेटलमेंट का मतलब भी होता है समझौता और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब भी होता है समझौता। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा आपका। तो इसमें से आंसर होगा आपका थर्ड नंबर कॉन्ट्रैक्ट। अब आप कहोगे कि सर सेटलमेंट क्यों नहीं, क्योंकि सेटलमेंट का मतलब ही तो होता है समझौता, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको देखते ही आना चाहिए था। फिर ये इंट्यूशन कब क्रिएट होगा, जब आप बहुत सारे वीडियोस को देख लोगे सिनोनिम के और मेरे बताने के तरीके को समझ जाओगे आप, तो आप समझ जाओगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आखिर एग्जाम में कैसे हमको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका समझौता और फिर समझौता करना, समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कोवेनेंट जो है एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी समझौता है और फिर आप कह सकते हो इसको समझौता करना, मतलब वर्ब भी है। सेटलमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका नाउन है। तो बता दो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर हो गया। अब आप सोचोगे नाउन वर्ब कैसे याद रहेगा सर, है ना, कैसे हम लोग सोचेंगे कि ये सारे वर्ड्स नाउन है या वर्ब है। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको इसको भी एलिमिनेट कर देना चाहिए था देखते ही। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपका सेटल के बाद मेंट आया है। सेटल एक खुद ही वर्ब है, मेंट लग जाने के बाद कोई भी वर्ड आपका बन जाता है नाउन। तो ये सिर्फ और सिर्फ नाउन है। तो नाउन को देखते ही आपको लगना चाहिए था कि नहीं ये सिर्फ नाउन है और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी समझौता करना और समझौता होता है। तो कोवेनेंट का जो सेंस है वो एक्चुअल मीनिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि सेटलमेंट भी इसका सिनोनिम होता है। इसका सिनोनिम आपका सेटलमेंट भी होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना होता है एग्जाम में और उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नाउन और वर्ब दोनों है, ये भी नाउन और वर्ब दोनों है, लेकिन सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ नाउन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि किस तरीके के वर्ड, जैसे मैं कहूं कि पे का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का भुगतान करना। और अगर आप इसमें मेंट जोड़ देते हो तो पेमेंट हो जाता है, मतलब सिर्फ इसका मतलब हो जाता है भुगतान, मतलब नाउन हो गया, इसमें मेंट जोड़ देने के बाद भुगतान हो गया। और सिर्फ पे रहता तो इसका मतलब भुगतान करना हो गया, मतलब वर्ब हो गया। तो मेंट वर्ड जैसे आप देख लेते हो ना, तो समझ जाना चाहिए था आपको कि ये सारे वर्ड सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक। जैसे इम्प्रूवमेंट, एक और वर्ड लेते हैं यहाँ पे, इम्प्रूवमेंट। सिर्फ इम्प्रूव रहता तो इसका मतलब क्या है कि इम्प्रूव करना, सुधार करना। लेकिन अगर मेंट इसमें जोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है सुधार, मतलब नाउन बन जाता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए था इसको। खैर इतने डिफ़िकल्ट सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन आप वीडियोस को देखते जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे एलिमिनेट करने हैं एग्जाम में। तो समझ गए कि कोवेनेंट का मतलब नाउन और आपका मतलब नाउन और वर्ब दोनों होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी नाउन और वर्ब दोनों होता है, जिसका मतलब होता है समझौता और फिर समझौता करना लिखित रूप से, ठीक है। अब जरा कोवेनेंट का एक दो और हम लोग देख लेते हैं सिनोनिम क्या हो सकता है इसका। तो एक तो सेटलमेंट भी होता है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट था। इसी तरीके से आप कह सकते हो कॉम्पैक्ट कह सकते हो, और फिर सिर्फ पैक्ट भी होता है, पैक्ट करना भी एक तरह से समझौता करना होता है। इसी तरीके से आपका एकॉर्ड होता है, ठीक, एकॉर्ड भी होता है समझौता करना। और अगर नाउन के सेंस में लेते हो सिर्फ सेटलमेंट के जैसा, तो नाउन के सेंस में ये सिर्फ नाउन के सेंस में तो प्लेज होता है, प्लेज, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, इसका मतलब भी होता है समझौता करना। समझौता करना नहीं, सिर्फ समझौता, क्योंकि समझौता करना ये हो गया आपका वर्ब, लेकिन सिर्फ समझौता का मतलब है नाउन। अब जरा बात करते हैं आगे, देख लो। नेक्स्ट आपका डेफरेंस का क्या मतलब होता है। तो डेफरेंस का मतलब होता है किसी को सम्मानित करना या फिर सम्मान देना। क्या समझ करके? किसी को एल्डर समझ करके, किसी को एल्डर समझ करके किसी का सम्मान करना। और फिर किसी को सुपीरियर समझ करके, है ना, किसी को सुपीरियर समझ करके या एल्डर बड़े समझ करके क्या करना, उसको सम्मान देना। यहाँ पर क्या है, इनडिफरेंस है, ध्यान देना। यहाँ पर डी के बाद आई है, यहाँ पर डी के बाद ई है, ठीक है। तो इनडिफरेंस का क्या मतलब होता है, तो इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता कह सकते हो, है ना, उदासीनता, उपेक्षा करना। और इसके एक बहुत बारी मैं डील किया हूँ इस वर्ड को खास करके। जैसे इसके कुछ और सिनोनिम जो होते हैं वो होता है अपैथी, ठीक है। पैथी का मतलब फीलिंग होता है, ए लग गया मतलब बिना फीलिंग वाला। इसी तरीके से इसका एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड वर्ड जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, स्टोइक का मतलब भी होता है उदासीनता।
एंड अपैथी का मतलब भी होता है उदासीनता, मतलब बिना फीलिंग वाला, मतलब कोई रास्ते में अगर गिर गया तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसी फीलिंग को कहते हैं इनडिफरेंस, अपैथी, अप्रिस्टोइक। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है आपका क्या, किसी को सम्मान देना, सम्मानित करना। इसी तरीके से सिंपथी है, सिंपथी का मतलब होता है किसी के साथ क्या, सहानुभूति दिखाना, तो सहानुभूति होता है इसका मतलब, तो ये भी इसका आंसर नहीं होना है। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब ही क्या होता है आपका, तो किसी को सम्मान देना, सम्मान करना, तो जाहिर सी बात है कि इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, लेकिन झूठी प्रशंसा करना, है ना, प्रशंसा करना नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर प्रशंसा करना कह दिए तो वो वर्ब हो गया, लेकिन फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी और फिर झूठी प्रशंसा, है ना। और अगर सिर्फ फ्लैटर रहता, सिर्फ आपका फ्लैटर रहता, तब जाकर के ये वर्ब हो जाता, जिसका मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक। तो यहाँ पर देख लिए कि ये भी इसका आंसर नहीं होना है, तो इनडिफरेंस नहीं होगा, सिंपैथी नहीं होगा, यहाँ पर रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान करना। अब ज़रा देख लो डिफरेंस के सेंस में एक दो अगर मेरे दिमाग में जो है, एक तो रेस्पेक्ट हो गया आपका, इसी तरीके से आपका एस्टीम है, एस्टीम का मतलब ये होता है किसी को सम्मान देना, है ना। और रिगार्ड हो गया आपका, रिगार्ड किसी को सम्मान देना, तो ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, इसको भी ट्राई करो, देखो आप लोग क्या है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का क्या मतलब होता है, ट्राई करो आप लोग। तो एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, ठीक, क्या होता है, रद्द करना। अब जरा देख लो, एब्रोगेट का मतलब रद्द करना होता है, रिपील का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है रद्द करना और फिर खंडन करना। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। डिले का मतलब है क्या, विलंब करना, देर करना, ये तो इसका आंसर है नहीं। डिसमिस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी को बर्खास्त कर देना, नौकरी से निकाल देना, है ना, डिसमिस कर देना। और देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप डिक्शनरी में देखोगे और गूगल पे सर्च करोगे किसी वर्ड का मीनिंग, तो आपको लगेगा यार इसमें तो सारे के सारे ही एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग दे रखे हैं, आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसलिए टीचर ज़रूरी हो जाते हैं यहाँ पे। टीचर क्यों ज़रूरी हैं, आपको सही से मार्गदर्शन देने के लिए। तो टीचर और गूगल में ही फ़र्क है। तो आप लोग गूगल के हर एक बात को समझने पे ये मत किसी से जैसे आर्ग्यू कर देते हैं लोग कि सर ये इसका ये होना चाहिए, इसका चारों का चारों ऑप्शन इसका सही है, लेकिन टीचर का काम है बताना कि क्यों सही नहीं है, ठीक। तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ का रद्द करना, खंडन करना, और रिपील का मतलब भी वही होता है, किसी चीज़ का रद्द करना और फिर खंडन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका फर्स्ट नंबर है। एब्रोगेट का कोई और अप्रोप्रिएट जो आपके सिनोनिम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आपको, एक बहुत अच्छा वर्ड है जो काफ़ी बार पूछे गए आपके एसएससी में, अन्यूल, है ना। अन्यूल इसका क्या है, ANNUL इसका है सिनोनिम। इसी तरीके से अबॉलिश, अबॉलिश है, अबॉलिश का मतलब भी होता है किसी चीज़ को निरस्त कर देना, है ना, रद्द कर देना। तो रद्द करने का सेंस में मतलब मान लिया जाए कि कोई प्रस्ताव लाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और उसको बाद में रद्द कर दिया जाता है, तो आप कह सकते हो कि इसको रिपील कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया, अन्यूल कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, है ना। एक इसी तरीके से वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है वो रेसिंड, काफ़ी बार पूछा गया रेसिंड, तो रेसिंड को मत भूलना। ये तीनों वर्ड मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ एब्रोगेट के साथ। अब जरा बात करते हैं आगे, देख लो 5th नंबर क्वेश्चन है क्या, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब, इस सबसे पहली बात कि इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका मतलब होता है निडर, निडर और फिर निर्भय, बहादुर, है ना। अब देख लो एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। तो महत्वाकांक्षी का क्या मतलब होता है भाई, तो एम्बिशियस का मतलब जो अपने एम्बिशन को लेकर के, है ना, अपने एम्बिशन, अपने सक्सेस होने को लेकर के, अपने फेमस होने को लेकर के जब किसी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, तो वैसे व्यक्तियों को कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है ना। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब होता है जो दृढ़ संकल्प हो, अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा दृढ़ संकल्पित हो, तो वैसे व्यक्तियों को कहते हैं डिटरमिन्ड है वो। टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करे, है ना। और फिर है आपका फियरलेस, तो फियरलेस का मतलब भी होता है निडर, है ना, निडर, दबंग कह सकते हो। तो इंट्रेपिड का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, ये आंसर है आपका फियरलेस, ठीक। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है 6th नंबर। सबसे पहली बात कि लोग इसको पढ़ने में मिस्टेक करते हैं, तो है ये क्या, ये है ग्रैंजर, ग्रैंजर, है ना। लिख देता हूँ मैं, देख लो ग्रैंजर। अगर कोई हिंदी के स्टूडेंट है तो आप मुझे बताओगे कि जा के नीचे यहाँ पर एक मैं बिंदु दिया हूँ, क्यों दिया हूँ भाई।
जैसे मैं आपको कहूँ ढोलक, है ना, अगर कोई है हिंदी का स्टूडेंट तो मुझे बताओगे, देखना ये है ढोलक और ये है आपका मेढक, ठीक है। इस ढोलक में यहाँ पर ढ के नीचे बिंदु नहीं है और यहाँ पर ढ के नीचे मेढक में बिंदु है, क्यों? तो समझ जाना हिंदी वाले स्टूडेंट कि कोई भी ऐसा लेटर हो जिसके नीचे कोई बिंदु है तो उसका मतलब उसको लाइटली पढ़ा जाता है, लाइटली, ठीक है। जैसे मैं क्या एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे डमरू, डमरू लिखते हैं तो ड के नीचे तो यहाँ पर बिंदु नहीं लगा, आप नहीं देखोगे कि लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है तो गलत लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि डमरू में हम लोग ड को बहुत ज़्यादा फोर्स करके, एम्फेसाइज करके इसको पढ़ते हैं, डमरू। लेकिन पेड़, पेड़ है ना, पेड़ ऐसे लिखते हैं तो इसके नीचे हम एक बिंदु देते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसको लाइटली पढ़ना है, पेड़, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ग्रैंजर है, तो ग्रैंजर का मतलब हो गया कि इसको लाइटली पढ़ना है जाग को। तो ग्रैंजर का क्या मतलब होता है? ग्रैंडुअर भी पढ़ा जाता है लेकिन ग्रैंजर ज़्यादा सटीक है। तो ग्रैंजर का मतलब होता है किसी चीज़ का भव्य होना, श्रेष्ठता जिसको कहते हैं, है ना, श्रेष्ठ या शानदार होने का जो भाव होता है उसको कहते हैं ग्रैंजर, है ना। तो मैग्निफिसेंस, यहाँ पर है मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस का मतलब भी आपका होता है शानदार, श्रेष्ठता। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर है। नेक्स्ट है एडमिरेशन, एडमिरेशन का मतलब होता है आपका किसी की प्रशंसा, जो कि इसका आंसर है नहीं। हैप्पीनेस मतलब खुशी है। ऑ का मतलब होता है आश्चर्य, आप भय से जो भावना उत्पन्न होता है ना दिमाग में, उसको कहते हैं हम लोग ऑ, है ना, डर वाली भावना, आश्चर्य वाली भावना, है ना। आश्चर्य दो तरीके का होता है, एक खुशी वाली और एक डर और फिर दुखी वाली, है ना। तो उस वाली भावना को कहेंगे हम लोग ऑ, जो काफ़ी ज़्यादा आपको भय उत्पन्न करे, ठीक है, ऑफुल जिसको कहते हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन था, दोनों का मतलब ग्रैंजर और फिर मैग्निफिसेंस, दोनों का मतलब होता है आपका भव्यता, श्रेष्ठता, श्रेष्ठ अशानदार होने का भाव, ठीक। अब जरा देख लो ग्रैंजर का और क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हो गॉर्जियसनेस, है ना, गॉर्जियसनेस, ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। इसी तरीके से आप कह सकते हो, देखो एक काफ़ी ज़्यादा आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होगे ऑगस्ट करके, है ना। तो इस ऑगस्ट का क्या मतलब होता है? ऑगस्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और ऑगस्टनेस का मतलब होता है महत्वपूर्ण होने का भाव, मतलब ग्रैंजर और फिर मैग्निफिसेंस, है ना, जिसको कहते हैं श्रेष्ठता और फिर भव्यता। इसी तरीके से स्प्लेंडर गाड़ी आप लोग चलाते होंगे तो उसका मतलब ही क्या होता है? स्प्लेंडर गाड़ी का मतलब भी आपका होता है भव्यता, श्रेष्ठता, है ना। सुपर्बनेस कह सकते हो, सुपर्ब कहते हो ना, बातों ही बातों में आप लोग बहुत ज़्यादा सुपर्ब है ना, बढ़िया काम है। सुपर्बनेस मतलब काफ़ी श्रेष्ठ वर्क है। तो ये सारे इसके हो गए क्या, सिनोनिम ग्रैंजर के। अब जरा आगे बात करते हैं, देख लो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है आपका आरंभ, शुरुआत होना। अब आप लोग जाओगे ना गूगल में सर्च करने तो ये सारे के सारे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि इसके सिनोनिम होते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं हैं। देखो कैसे, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत और फिर आरंभ। अब यहाँ पर इनिशिएटिव है, तो इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का पहल, है ना, पहल और फिर अगुवाई कह सकते हो। अगुवाई किस सेंस में आता है ये? तो ये आता है किसी चीज़ को लीड करने के सेंस में। लीड करते हो ना आप लोग, लीडरशिप करते हो ना, तो लीड करने के सेंस में पहल और फिर अगुवाई करना इनिशिएटिव कहलाता है। नेक्स्ट आपका बिगिनिंग, तो बिगिनिंग का मतलब होता है आरंभ और फिर शुरुआत, और यही इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है पहला, है ना, क्या होता है? पहला। और फिर इसको कह सकते हो फर्स्ट, फर्स्ट कह सकते हो, अर्लीस्ट कह सकते हो, अर्लीस्ट, है ना, मतलब पहला वाला, आरंभिक वाला, है ना। तो इनिशियल ये है इसका मतलब। ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज़ का जन्म होना, उत्पत्ति होना, उत्पत्ति होना, है ना, जन्म होना। तो कौन सा सबसे ज़्यादा सटीक है? तो इसका बिगिनिंग सटीक है, लेकिन आप गूगल में सर्च करोगे तो इसके सारे ही ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान देना है कि इंसेप्शन का जो है, आज के बाद आप लोग ध्यान रखोगे कि इसका बिगिनिंग ही इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके हम लोग कुछ देख सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका क्या हो सकता है शुरुआत और आरंभ के सेंस में इसका सिनोनिम। तो कमेंसमेंट कह सकते हो, कमेंसमेंट, है ना, किसी चीज़ का आरंभ कर देना। किक ऑफ, बहुत अच्छा वर्ड है ये, किक ऑफ, इसके सेंस में, इंसेप्शन के सेंस में किक ऑफ, है ना, किसी चीज़ का शुरुआत होना। स्टार्ट भी कह सकते हो, स्टार्ट भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। 3 ही याद रखो। तो इसका क्या है, इंसेप्शन का आंसर बिगिनिंग है। अगर किसी बुक में कुछ और दिया है, ओरिजिन और इनिशिएटिव, तो उसको गलत मानना, ठीक है, ये बिगिनिंग ही करेक्ट है। अब जरा बात करते हैं, देखो आगे कोलोसल। कोलोसल का क्या मतलब होता है? तो कोलोसल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा और फिर विशाल, विशाल के सेंस में कोलोसल होता है।
फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, जो कि इसका आंसर होगा नहीं। विगोरस, विगोरस का मतलब होता है आपका जोरदार, है ना, उग्र तरीके से, तो ये भी इसका आंसर होगा नहीं। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जा युक्त होना, उमंग से भरा होना, तो ये भी इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, बहुत के सेंस में, तो यही इसका क्या है आंसर है। ठीक, 4th नंबर ऑप्शन। अब जरा देख लो, इससे रिलेटेड जो एक कन्फ्यूजिंग वाला वर्ड आता है वो क्या है। तो एक वर्ड होता है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल। तो एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी से संबंधित, मतलब खगोल विज्ञान से संबंधित को भी एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं। लेकिन इस एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा विशाल और फिर बहुत ज़्यादा बड़ा के सेंस में। इसी तरीके से एक जानवर का नाम होता है मैमथ, मैमथ, ठीक है। और इस मैमथ का मतलब भी होता है वो बहुत विशाल का जानवर होता है, और इस मैमथ का मतलब भी होता है विशाल और फिर बड़ा, ठीक है। तो कोलोसल का मतलब समझ गए कि बहुत बड़ा, विशाल, एनॉर्मस के सेंस में। इसका एस्ट्रोनॉमिकल भी याद रखना, मैमथ भी याद रखना, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएंगे, खास करके एसएससी के क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएंगे ये दोनों वर्ड, मैमथ और एस्ट्रोनॉमिकल। नेक्स्ट है 9th नंबर को अटेम्प्ट करो। देखो पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति, जिसको विरोधाभास कहते हैं हिंदी में, है ना। विरोधाभास एक शब्द में कहा जाए तो मतलब विरोध का आभास कराने वाला, लगता है कि ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों में कन्फ्यूजन की स्थिति को क्रिएट कर देता है, तो उस वक्त को बोलते हैं पैराडॉक्स, है ना। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है पैराडाइस। तो पैराडाइस का मतलब होता है स्वर्ग जैसा स्थान। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न होता है, जो ये तो सवाल ही नहीं कि इसका ऑप्शन होगा। चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, ये भी नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला यहाँ पर एक ही वर्ड है पजल। पजल का मतलब ये होता है कह सकते हो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति को कहते हैं पजल और फिर पैराडॉक्स। तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा। और कौन सा हो सकता है इसका, तो एक दो स्टैंडर्ड वर्ड देख लो। एक होता है आपका एनिग्मा, है ना, एनिग्मा, ये भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करता है रहस्य के सेंस में, तो एनिग्मा भी इसका ऑप्शन है, याद रखना। रीडल तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे, रीडल, है ना, ये भी इसका ये हो सकता है सिनोनिम। और इसी तरीके से होता है एक कोननड्रम, कोननड्रम, इसको भी याद रख लो। तो कोननड्रम भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड वर्ड है, इसको भी याद रखो। पैराडॉक्स और फिर पजल का सिनोनिम है कोननड्रम, इसका भी मतलब होता है कन्फ्यूजन क्रिएट करना, ठीक। अब जरा बात करते हैं आखिरी आज का जो सिनोनिम है, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है अचानक किसी की संख्या में वृद्धि होना और फिर उत्पन्न होना, है ना, अचानक उत्पन्न हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी की संख्या में उत्पन्न हो जाना। जैसे मैं कहूँ कि अचानक मच्छर पनपने लगे, आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा मच्छर पनपने लगते हैं कहीं भी नाले वगैरह में, है ना। तो क्या कहेंगे कि अचानक बहुत ज़्यादा मच्छर पनप रहा है, मतलब प्रोलिफरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रजनन हो रहा है, उसका उत्पन्न हो रहा है वो, है ना। तो अचानक किसी की संख्या में बहुत ज़्यादा अगर बढ़ोतरी हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो उसको कहेंगे प्रोलिफरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे किसी पेड़ पर फूलों का अचानक बहुत ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा फूल अचानक बूम करने लगता है ना, तो उसको भी कहेंगे क्या कि बहुत ज़्यादा संख्या में क्या हो रहा है, फूलों का आना हो रहा है। तो प्रोलिफरेट उस सेंस में होता है, उत्पन्न होने के सेंस में, बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने के सेंस में। जैसे बूम भी इसका एक तरह का बोल सकते हो, जैसे फूलों का बहुत ज़्यादा अचानक आना होता है तो उसको कहते हैं कि बूम कर गया, है ना। तो बूम भी इसका एक होता है क्या, आपका कह सकते हो सिनोनिम। इसी तरीके से आपका मल्टीप्लाई भी इसका सिनोनिम होता है, मल्टीप्लाई भी होता है। और एक्यूमुलेट भी कह सकते हो, एक्यूमुलेट जमा हो जाना, है ना, अचानक। और आप कह सकते हो इसका इंक्रीज होना, ये भी इसका क्या हो गया, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। तो ये सारे वर्ड को आप लिख सकते हो। तो ज़रा देख लो प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब विकास होता है, प्रगति होता है। तो विकास और प्रगति के सेंस में तो यह है नहीं, यह है उत्पन्न होने के सेंस में, तो ये तो इसका ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को मना करना, किसी को रोक लगाना, है ना, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है शर्त रखना, है ना, और फिर किसी को किसी चीज़ की गारंटी देना, ये भी स्टिपुलेट कहलाता है, तो ये भी इसका नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट आपका रिप्रोड्यूस, इसका ही सेंस होता है उत्पन्न करना, जैसे रिप्रोडक्शन आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे चैप्टर, है ना। तो रिप्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न होने के सेंस में। तो उत्पन्न होने के सेंस में आपका प्रोलिफरेट का जो मोस्ट सटीक यहाँ पर ऑप्शन है वो है रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए। तो हम लोग आज देखें, अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है, अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरीके से मैं पढ़ाऊँ, नॉलेज के साथ पढ़ाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर भाई सिर्फ आपको आंसर चाहिए तो भाई मुझे वो भी कला पसंद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कम टाइम में आपके मतलब मुझे इतना ज़्यादा चिल्लाना नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, एनर्जी मतलब बचा लेना है मुझे उस तरीके से, है ना। लेकिन मुझे एनर्जी बचाने के पीछे नहीं जाना है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको दे पाऊँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिखा पाऊँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको ये तरीका पसंद है पढ़ाने का, या फिर आप लोग सिर्फ आंसर चाहते हो, या फिर पूरे नॉलेज चाहते हो।
तो चलिए इस वीडियो को लाइक करना, और लाइक देखते हुए मैं क्या करूँगा, जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा अगर इस सीरीज़ को आप लोग चाहते हो तो। और अगर चाहते हो कि नहीं बनाऊँ तो भाई वो भी आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए, बहुत कुछ जो भी मैं प्रॉमिस किया हूँ सारा कुछ मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर दूंगा। और वैसे भी इस चैनल पे कमी है नहीं वोकैबुलरी को खास कर लेकर के, है ना। चलिए, मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।